सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले पार्ट पे अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए। इसी इसी मोटिवेशन और इसी खुशी के साथ अब हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है सर, ये पार्ट 2 भी आपके कवर करेगा टॉपिक्स रिलेटेड टू फ्रॉड, जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था। अगेन हम अपने बोर्ड नोट्स रेफर करेंगे। ये जो बोर्ड नोट्स हैं आपको इन्वेस्टिगेशन बोर्ड नोट्स के नाम से मिल जाएंगे ऑन अवर टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। मेक श्योर वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें वीडियो को लाइक करके, ताकि इससे बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। ठीक है सर, सबसे पहले सर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स में कवर करते हैं फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन्स। अब सर फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन्स में इन्होंने एग्जांपल कवर रखा है ब्राइबरी का। ब्राइबरी आई होप सबको समझ में आता है, घूस देना। ठीक है, इलीगली किसी को कुछ पैसे देना, इलीगली किसी को कुछ गिफ्ट देना, ताकि सामने वाला आपके लिए काम कर दे, सामने वाला आपके फेवर में कोई डिसीजन सुना दे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइबरी दी ताकि वो मेरा काम जल्दी करे, मेरी फाइल जल्दी पास करे। मैंने जज को ब्राइब किया ताकि वो डिसीजन मेरे फेवर में सुनाए। तो जब भी मैं इलीगली किसी को कोई गिफ्ट देता हूं, कोई मनी देता हूं ताकि वो मेरे लिए कोई एक्शन करे, ताकि वो मेरे लिए कोई बेनिफिट दे या डिसीजन दे, उसको ब्राइबरी कहते हैं। कंपनीज में ये चीज कैसे होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक सप्लायर हूं, ठीक है। एज अ सप्लायर मैं चाहता हूं ये जो कंपनी ऑर्डर देने वाली है, इतना बड़ा माल का ऑर्डर देने वाली है, ऑर्डर मेरे को दे। तो मैं क्या करूंगा, जो कंपनी का प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है मैं उसको ब्राइबरी दे दूंगा। मैं उसको ब्राइब कर दूंगा कि भाई जो तू ऑर्डर देने वाला है ना मेरे को दियो, तो फिर क्या होगा, इससे मेरे को फायदा हो जाएगा एंड मैं फिर कंपनी को माल वगैरह दे दूंगा, और जो भी वो मुझे बेनिफिट देगा मैं प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के साथ शेयर करके चल सकता हूं। तो यही ब्राइबरी है। एवरीवन रीड द पॉइंट्स विद मी, ये आपने बस समझ के चलना है। मनी, गिफ्ट और अदर फेवर्स which are given to procure a action or decision for the giver. This is generally related to a contract or procurement fraud, and ये चीजें जनरली आउट ऑफ द बुक्स होती हैं। अगर आपको इस तरह की ब्राइबरी पकड़नी है तो आप कंडक्ट कर सकते हो प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब अगर किसी सप्लायर से माल खरीदने के लिए आपने ज्यादा पैसा दिया है, एक्स्ट्रा मनी पे किया है, तो ये प्रोप्राइटी ऑडिट में पकड़ा जाएगा। ठीक है सर, तो जनरली ब्राइब्स आर गिवन टू पब्लिक ऑफिशियल टू इन्फ्लुएंस अ गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो जो ब्राइब आप पब्लिक ऑफिशियल को देते हो टू इन्फ्लुएंस अ गवर्नमेंट एक्टिविटी, उसको ऑफिशियल ब्राइबरी ये लोग कहते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट फ्रॉड पे, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। कॉर्पोरेट फ्रॉड्स यानी ये फ्रॉड्स आपको जनरली कंपनीज में मिलेंगे। सबसे पहला फ्रॉड कहता है एडवांस बिलिंग। जैसा नाम वैसा काम। एडवांस बिलिंग का मतलब है जिस टाइम पे रेवेन्यू बुक होना चाहिए उस टाइम पे नहीं किया, आपने उससे पहले कर दिया, ये सोच के कि आगे रेवेन्यू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर में हुआ ही नहीं है, फिर भी अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में बुक कर लिया, एडवांस में बुक कर लिया, उसको कहते हैं एडवांस बिलिंग। सो वेयर द कंपनी ऑफिशियल्स आर बुकिंग फिक्टिशियस सेल्स, ये सोच के, इस एंटिसिपेशन के साथ कि आगे एक्चुअल सेल्स हो जाएंगी। तो क्या ये अच्छी चीज है? मैंने कहा नहीं, दिस इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेवेन्यू इन द बुक्स सो दैट यू कैन मिसलीड योर फाइनेंसर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये एडवांस बिलिंग है, एडवांस में सेल्स बुक करना। दूसरा आता है शेल और डमी कंपनी स्कीम्स। अब सर शेल और डमी कंपनी में कुछ नहीं होता, हमारी कंपनी में बहुत पैसा पड़ा है, ठीक है, एज अ ओनर मैं इस पैसे का मजा नहीं ले पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक शेल कंपनी क्रिएट करूंगा और मैं शेल कंपनी को पैसा ट्रांसफर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ फिक्टिशियस एक्सपेंसेस। तो मैं शेल कंपनी के नाम पे एक्सपेंसेस बुक करूंगा और पैसा ट्रांसफर करूंगा, और जैसे ही पैसा शेल कंपनी के पास पहुंच जाएगा मैं उस पैसे का बेनिफिट ले सकता हूं। सो व्हाट हैपेंस हियर इज फिक्टिशियस और पेपर कंपनी ट्रांजैक्शंस टू ट्रांसफर द प्रॉफिट्स ऑफ फंड्स फ्रॉम द मेन कंपनी। इसमें क्या होता है सर, फिक्टिशियस बिल क्रिएट होते हैं इन द नेम ऑफ डमी कंपनीज, ताकि आप डाइवर्ट कर सको फंड्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जो पैसा आपने बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, वो आप कंपनी में से उस फिक्टिशियस कंपनी की ओर डाइवर्ट कर रहे हो बाय क्रिएटिंग फिक्टिशियस एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस ट्रांजेक्शंस। ठीक है सर, लास्ट में आता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। आई होप ये सबको पता है। मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ नहीं होता, जो भी आपके पास कैश पड़ी होती है उसको आप लीगल मनी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हो, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। सो जिस भी कंपनी के पास ज्यादा कैश पड़ी हुई है या फिर उसके जो मनी है उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स वगैरह नहीं है कि किस तरह से मनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसफर हो रहा है, जहां पे भी इस तरह की गड़बड़े होंगी वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की चांसेस रहते हैं। तो ये तीन बातें बस आपने समझ के चलनी है, एडवांस बिलिंग, एडवांस में बिलिंग करना, एडवांस में रेवेन्यू बुक करना, शेल कंपनी स्कीम्स जहां पे आप शेल कंपनी डमी कंपनीज बनाते हो कंपनी के फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग जहां पे आप कंपनी की कैश को लीगल मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। क्या यहां तक बेसिक बेसिक पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर, इन बातों को बस आपने रीड करके चलना है, इनमें कुछ खास मसाला नहीं है। अब सर अगला पॉइंट आता है फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉइज।
ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज का मतलब है जो कंपनी में मेन एम्प्लॉयज हैं ये किस किस तरह के फ्रॉड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है टेम्परिंग ऑफ द चेक्स और ड्राफ्ट्स। कंपनी चेक पे कर रही है, अब चेक जिस नाम में बनाया है आपने उसके नाम की जगह अपना ही कोई नाम लिख दिया, जो अमाउंट है आपने उस अमाउंट को इन्फ्लेट कर दिया। तो जब भी आप चेक की चीजों में गड़बड़े करते हो, जब भी आप चेक के पर्टिकुलर्स में चेंजेस करते हो, उसको कहते हैं टेम्परिंग ऑफ द चेक्स। तो यहां पे हमें चेक्स की जगह क्या यूज करना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट्स। हमको कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट्स करनी चाहिए ताकि इस तरह की गड़बड़े ना हो। तो ये कहता है टेम्परिंग ऑफ द चेक्स, जिसमें आपने पेई का नाम बदल दिया या फिर आपने चेक बना दिया पर पेई को दिया नहीं। दीज आर द मेथड्स ऑफ फ्रॉड। तो ऑनलाइन मेथड्स आर कंसिडर्ड टू बी सेफर। ये एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिससे आप इस तरह के फ्रॉड्स को प्रिवेंट करके चल सकते हो। फिर आता है सर ऑफ द बुक फ्रॉड्स। ऑफ द बुक का मतलब है जो मेरी सेल्स ट्रांजैक्शन थी मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई नहीं। तो जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई तो जो भी पैसा रिसीव हुआ मैंने जेब में डाल दिया, मैंने उसको अकाउंट फॉर किया ही नहीं। तो ये कहता है फ्रॉड परपेट्रेटर मिसअप्रोप्रिएट्स द कैश बिफोर इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई और बिफोर द सेल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर अगला पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, वो कहता है कैश मिस एप्रोप्रिएशन। कैश मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कैश रिकॉर्डेड है, उसके बाद आपने चोरी कर ली। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्डेड है बट उसके बाद आपने चोरी कर ली। कैश इज मिस एप्रोप्रिएटेड आफ्टर द अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है टीमिंग एंड लीडिंग की। सर टीमिंग एंड लीडिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास यहाँ पे मेन करेक्टर होता है कैशियर। तीन डेटर है, डेटर ए, डेटर बी, डेटर सी। डेटर ए ने पेमेंट दी तो जो डेटर ए की तरफ से रिसीट आई है उसका इसने कर दिया फ्रॉड। फिर जब डेटर बी की तरफ से रिसीट आई तो बी की रिसीट से इसने ए के अकाउंट को सेटल कर दिया। फिर जब डेटर सी से रिसीट आई तो डेटर सी की रिसीट से इसने बी के अकाउंट को सेटल किया। अब सर सी का अकाउंट तो अभी भी खाली पड़ा है, तो जब ए से वापस कोई रिसीट आएगी तो ये सी के अकाउंट को एडजस्ट करेगा। तो ये क्या करता है ना, पहले वाले डेटर का पैसा अपनी जेब में रखता है, फिर जो दूसरा वाला डेटर पैसे देता है उससे पहले का अकाउंट एडजस्ट करता है, तीसरा जो पैसा देता है उससे दूसरे का अकाउंट एडजस्ट करता है। इस तरह से गेम चलती रहती है। क्या ये बात समझ में आती है? आती है सर। अब सर इस तरह के फ्रॉड को कैसे पकड़ा जा सकता है? मैंने कहा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे कंफर्मेशन ले लो। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे कंफर्मेशन ले लो, यानी इस पॉइंट पे आप सबसे कंफर्मेशन ले लो, ए से भी, बी से भी, सी से भी। तो ए बोलेगा मैंने पैसा दे दिया, बी बोलेगा मैंने भी पैसा दे दिया, सी बोलेगा मैंने भी पैसा दे दिया। तो भैया जब सबने पैसा दे दिया तो सी का अकाउंट अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ? सी का अकाउंट अभी भी सेटल क्यों नहीं हुआ? तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सबसे कंफर्मेशन ले लोगे तो आप इस तरह के फ्रॉड को आराम से पकड़ के चल सकते हो। तो यही बात यहां पे लिखी है, एवरीवन प्लीज रीड द पॉइंट विद मी। कैश डिपॉजिट्स और चेक्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर यानी डेटर्स, दे आर ओवरलैप्ड विद द कलेक्शन फ्रॉम सब्सिक्वेंट कस्टमर एंड द अमाउंट विच इज कलेक्टेड इज डाइवर्टेड टू द पर्सनल अकाउंट। अगर हम रिकंसिलिएशन बना ले ऑफ ऑल द कस्टमर अकाउंट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एंड कंफर्मेशन ले ले ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इससे आपको इस तरह के फ्रॉड्स पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात बस आपने समझ के चलनी है। अगला पॉइंट कहता है फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट। अभी आप इनको ना समझने पे फोकस करो, कैसे सारी हेडिंग्स याद रखनी है मैं बता दूंगा। फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट का मतलब है, मैंने जो आपको ऊपर एक फ्रॉड बताया था ना सर, कौन सा वाला फ्रॉड? शेल कंपनी वाला, कि कहीं ना कहीं आप अपनी कंपनी में फिक्टिशियस एक्सपेंसेस बुक कर रहे हो। यू आर बुकिंग फिक्टिशियस एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस बिलिंग आप कर रहे हो। तो जब आप अपनी कंपनी में फिक्टिशियस एक्सपेंस बुक करते हो, पर्सनल एक्सपेंसेस बुक करते हो, तो आप कंपनी का जो पैसा है फ्रॉडलेंटली कंपनी से बाहर निकाल रहे हो। फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट का मतलब है फ्रॉडलेंट पेमेंट्स। तो ये कहता है फॉल्स बिल्स या पर्सनल एक्सपेंस बिल्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑफिशियल एक्सपेंस बिल। आप अपने पर्सनल खर्चों को कंपनी के खर्चे में दिखा रहे हो। ठीक है सर। देन कम्स एक्सपेंस रिम्बर्समेंट स्कीम। ये तो आई थिंक आर्टिकलशिप में सबको पता होता है कि भैया जो भी आपके खर्चे होते हैं क्लाइंट रिम्बर्स करता है। तो कितनी बार आप इसमें बदमाशी करते हो, जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो अगर आप गलत गलत एक्सपेंसेस के रिम्बर्समेंट्स ले रहे हो कंपनी से, अगेन दैट इज अ फ्रॉड। फिर आता है सर पेरोल फ्रॉड। पेरोल फ्रॉड हमने लास्ट रिवीजन में भी कवर किया था, जहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था घोस्ट वर्कर का। ठीक है, फिक्टिशियस वेजेस का, कि एक्चुअल में वर्कर काम नहीं कर रहा बट फिर भी आप पेमेंट्स दिखा रहे हो, तो अल्टीमेटली पेमेंट आपकी जेब में ही जा रही है, अल्टीमेटली उसका फ्रॉड ही हो रहा है। सो पेमेंट टू द नॉन एग्जिस्टेंट एम्प्लॉइज और इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, जहां पे यू आर इन्फ्लेटिंग द मैन पावर रिसोर्सेज देन एक्चुअली डिप्लॉयड। तो
तो मान लो एक्चुअल खर्चा 10,000 होना चाहिए था, आपने 15,000 दिखाया, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 की आप एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हो फॉर द मैन पावर, दैट इज द फ्रॉड, दैट इज द फ्रॉड दैट यू आर डूइंग। एंड लास्ट में आता है कमीशन स्कीम। कमीशन स्कीम करना वैसे इतना इजी नहीं है, बिकॉज आपको उसके लिए सेल्स भी दिखानी पड़ेंगी, जो कि दिखाना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप फिक्टिशियस सेल्स दिखा रहे हो एज अ सेल्समैन ताकि आपको ज्यादा कमीशन मिल सके, उसको कहते हैं कमीशन स्कीम्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ के चलने हैं। आज तक कभी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट मान लो खुदा ना खास्ता ऐसे 5 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉइज क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा लर्न विद फन टेक्निक याद रखनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बोलना, इंप्लॉइज की जो सेल्स कमीशन थी एंटिटी ने डिसबर्स नहीं की, रिम्बर्स नहीं की। जो इंप्लॉइज की कमीशन थी एंटिटी ने डिसबर्स नहीं की, रिम्बर्स नहीं की। तो इंप्लॉइज को क्या आया? गुस्सा। गुस्से को इंग्लिश में कहते हैं टेम्पर लूज करना। तो जैसे ही उन्होंने टेम्पर लूज किया, उन्होंने टीम बना के क्या किया? पेरोल फ्रॉड किया। उन्होंने टीम बना के पेरोल फ्रॉड किया। इंप्लॉइज है तो पेरोल वाले ही फ्रॉड करेंगे। अब सारे पॉइंट्स इसी में छुपे पड़े हैं, एक बार आ जाओ वापस रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले कमीशन स्कीम, आपको पता है सेल्स ज्यादा दिखाते हैं ताकि ज्यादा कमीशन मिले। रिम्बर्समेंट वाला फ्रॉड आपको पता ही है, डिसबर्समेंट वाला फ्रॉड आपको पता ही है। फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट, फ्रॉडलेंट रिम्बर्समेंट। टेम्पर का क्या मतलब था? टेम्परिंग ऑफ द चेक्स और ड्राफ्ट्स, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट यूज करना बेनिफिशियल है। टीम बना के मतलब टीमिंग एंड लीडिंग। जो पहले कस्टमर से पैसा आया उसका फ्रॉड किया, सब्सिक्वेंट कस्टमर से जो कलेक्शन थी उससे ओवरलैप करी फर्स्ट कस्टमर की कलेक्शन। एंड लास्ट में पेरोल फ्रॉड, जहां पे आप फिक्टिशियस एम्प्लॉयज दिखाते हो, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट एम्प्लॉयज दिखाते हो, या फिर अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में ओवर बिलिंग करते हो, दैट इज अनदर टाइप ऑफ फ्रॉड। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। इस तरह से आपने इस टॉपिक को कवर करके चलना है। अब पानी के दो दो घूंट लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फ्रॉड इज सिचुएशंस। किन किन सिचुएशंस में इस तरह के फ्रॉड अकर हो सकते हैं, इसको अब हम रिवाइज करेंगे। आर यू पीपल रेडी? यस सर। थोड़ी सी मैं आपको मोटिवेशन देता हूं, 1 मिनट दो। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ, स्टडी मटेरियल में इन्होंने कैश रिसीट्स के फ्रॉड के बारे में पूछ रखा है। अभी जो पीछे नवंबर 24 एग्जाम हुआ उसमें सप्लायर लेजर के फ्रॉड के बारे में पूछ रखा है। उससे पहले एमटीपी मे 24, नवंबर 19 एग्जाम, इवन आरटीपी मे 25 में इन्होंने इन्वेंट्री के डेफल्केशन वाले फ्रॉड के बारे में पूछ रखा है। तो मैं बताऊं ना, इनको बहुत प्यार है, इनको बेशुमार प्यार है फ्रॉड से, और वो भी ये वाले फ्रॉड जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इन फ्रॉड को तो एकदम इत्मीनान से अच्छे से कवर करके चलेंगे। और मैं बताऊं, जिस अप्रोच से मैं पढ़ाऊंगा उससे अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, आप इनके बारे में कभी भूलने नहीं वाले, हमेशा रिवाइज करते वक्त मजा आएगा। ठीक है सर। सबसे पहले कैश रिसीट्स की बात करते हैं। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। जैसे मैंने कहा, ये बोर्ड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप इनको डाउनलोड करके चल सकते हो, और अगर मन करे तो आप भी अपनी नोटबुक में बना लेना, मजा आ जाएगा। यहां पे सर कैश रिसीट्स में जो गुंडा है, वो गुंडा है हमारा कैशियर। सबसे पहले केस में क्या होता है, मैंने कहा कस्टमर नंबर 1 ने कैशियर को 100 रुपए पे करे। अभी अब समझने पे फोकस करना, याद मैं करवा दूंगा, ठीक है सर। कस्टमर नंबर 1 ने कैशियर को 100 रुपए पे किए, तो इसने इसको रिसीट कितने की दी? 100 रुपए की रिसीट दी, ठीक है सर। अब जब इसने 100 रुपए की रिसीट दी कस्टमर को, पता है इसका एक कॉपी हमारे पास भी पड़ा होता है कंपनी में। तो कस्टमर को तो 100 रुपए की रिसीट दी, जो इसके पास काउंटर फॉइल थी उसमें लिखा है 80, उसमें लिखा है 80 रुपीज। तो सर ये क्या करेगा ना, इसने पैसे तो 100 रुपए रिसीव किए और रिसीट भी 100 रुपए की दी, बट अपने पास जो बुक्स थी उसमें दिखाया कि मेरे को 80 रुपीज रिसीव हुए, और दिखा दिया कि 20 रुपए का इसने क्या दिया है? कैश डिस्काउंट। तो ये जो 20 रुपए का कैश डिस्काउंट दिखाया, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड, ठीक है सर। दूसरा केस, इसने कस्टमर के साथ एक कैश सेल करी 100 रुपए की। अब इसने ये 100 रुपए की कैश सेल दिखाई नहीं, इसने कैश सेल को दिखा दिया एज अ क्रेडिट सेल कि मुझे 100 रुपए लेने बाकी हैं। अब सर जब क्रेडिट सेल होगी तो बुक्स में डेटर खड़ा हो जाएगा, तो ये डेटर का क्या करेगा? ये डेटर को राइट ऑफ कर देता है। ओ कितना बदमाश आदमी है, डेटर को राइट ऑफ कर दिया। अगला केस, अगले केस में इसने कस्टमर को क्रेडिट सेल करी 100 रुपए की। अब कस्टमर को जब क्रेडिट सेल हुई 100 रुपए की, तो कस्टमर का जो अकाउंट था ना, 100 रुपए से डेबिट नहीं किया, 80 रुपए से डेबिट किया। इट वॉज शॉर्ट डेबिटेड। तो जो अब इसने 80 रुपए में डेबिट किया, तो बाकी 20 रुपए क्या दिखाए? एज अ डिस्काउंट दिखा दिए। अल्टीमेटली कस्टमर से कितना कलेक्ट होगा? 100 रुपए कलेक्ट होगा, क्योंकि सेल 100 रुपए की थी तो 100 कलेक्ट होगा। तो ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं
एज कंपेयर टू बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका ये क्या कर देगा, फ्रॉड कर देगा, इसका ये फ्रॉड कर देगा। तो हमने यहाँ पे 4-5 चीजें सीखी। सबसे पहले 100 रुपये रिसीव हुए, 100 रुपये की रिसीट दी, बट काउंटर फॉइल में दिखाया 80, और 20 रुपये का जो कैश डिस्काउंट था उसको दिखा दिया एज अ फ्रॉड। वो इसका फ्रॉड हो गया कि भाई 20 रुपये इसने अपनी जेब में डाले। थर्ड केस कहता है कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखाया, जो 100 रुपये थे उसका फ्रॉड करा। अब जो डेटर था उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। एंड लास्ट पॉइंट में क्या हुआ, क्रेडिट सेल हुई 100 रुपये की, कलेक्शन हुई 100 रुपये की, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिखाया कि मैंने दिखाया मैंने कस्टमर को सिर्फ 80 रुपीज से डेबिट किया है। तो जो कस्टमर से 20 रुपये एक्स्ट्रा है उसका मैंने फ्रॉड कर दिया, उसका मैंने फ्रॉड कर दिया। अब ये सारी बातें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, आपकी जो बुक है उसमें भी इसी तरह से दे रखी है। एक बार आ जाओ रीड कर लेते हैं। इशूइंग अ रिसीट ऑफ फुल अमाउंट टू द पे, आपने 100 रुपये की रिसीट दी, बट आपने अपनी काउंटर फॉइल में सिर्फ 80 लिखा, तो जो 20 रुपये थे उसका फ्रॉड किया। उस 20 रुपये को क्या दिखाया, एज अ कैश डिस्काउंट। थर्ड केस, कैश सेल को एज अ क्रेडिट सेल दिखाया और कस्टमर के अकाउंट में डेबिट रेस किया। फिर उस डेबिट का क्या किया, उसको राइट ऑफ किया, गुड डेट एज अ बैड डेट एंड इरिकवरेबल, ताकि जो भी पैसा कलेक्ट हो आप उसको चोरी कर सको। एंड लास्ट में कहता है कस्टमर के अकाउंट को आपने शॉर्ट डेबिट किया, ताकि जो भी डिफरेंस है उसको आप विड्रॉ कर सको व्हेन द फुल अमाउंट इज कलेक्टेड। अब इन पांचों पॉइंट्स को कैसे याद रखना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले कैश रिसीट का फ्रॉड होता है कैश सेल में। तो यहां पे आपकी जो रिसीट है वो पूरे अमाउंट की दिखाओ, काउंटर फॉइल में आप दिखाओ पार्ट अमाउंट, ठीक है सर। जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस है, फुल अमाउंट 100 रुपये, पार्ट अमाउंट 80, बीच का डिफरेंस कहां जाएगा, कैश डिस्काउंट में, उसको आपने कैश डिस्काउंट में दिखा दिया। 2 पॉइंट्स हो गए सर। थर्ड पॉइंट में कैश सेल को दिखा दिया आपने एज अ क्रेडिट सेल, और कस्टमर के अकाउंट में डेबिट रेस कर दिया। अब इस डेबिट का क्या करें, फोर्थ पॉइंट में उसको राइट ऑफ किया, गुड डेट को एज अ बैड डेट। एंड फिफ्थ पॉइंट में आपने क्या किया, कस्टमर के अकाउंट को शॉर्ट डेबिट किया, जितने अमाउंट से शॉर्ट डेबिट किया दैट इज द डिफरेंस, उसको आपने विड्रॉ कर लिया एज अ फ्रॉड, आपने उसको फ्रॉड की तरह विड्रॉ कर लिया। अगर आपको नीड लगती है आप भले ही 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, एक बार रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है सर। अब इसको पकड़ने के लिए क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे ये भी अपन लॉजिकली कवर करते हैं। मुझे बताओ कैश रिसीट्स आती कहां से है, कैश सेल से आती है, उनको चेक करो। जो क्रेडिट सेल्स करते हो आप डेटर से, तो डेटर से कैश आती है इन द फॉर्म ऑफ रिकवरी, सो रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, और उनको क्या डिस्काउंट दिए हैं उसको चेक करना। तो कैश सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल्स में डेटर से रिकवरी हो गई। तीसरा मिसलेनियस रिसीट्स होती है, स्क्रैप सेल्स, रेंट कलेक्शंस, इनको देख लेना। प्लस जो भी आप बैंक से विड्रॉल करते हो दैट इज ऑल्सो कैश रिसीट, उसको भी आप देखोगे। तो पहले इनकम वाले पॉइंट कवर करना, कैश सेल, क्रेडिट सेल दैट इज रिकवरी फ्रॉम द डेटर, मिसलेनियस सेल्स, और आखिरी में बैंक विड्रॉल्स। यही बातें आपकी किताब में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले कैश सेल्स को डिटेल में चेक करो, रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड कैश डिस्काउंट्स इसको चेक कर लो, रिकॉर्ड ऑफ स्क्रैप सेल्स, रेंट कलेक्शन फ्रॉम द लेबरर जो कंपनी के क्वार्टर में रह रहे हैं, इन सब चीज़ों को एग्जामिन करके चलो। बैंक से जो भी आपने विड्रॉल्स करें उनको चेक करो विद द पासबुक। और आखिरी में बस एक पॉइंट ध्यान रखना, जो भी डुप्लीकेट रिसीट्स हैं चेक करना वो एक्चुअल में डुप्लीकेट रिसीट्स हैं या नहीं। यहां आपका कैश रिसीट्स वाला टॉपिक डन डनाडन डन। क्लियर है बॉस, कैसे डील करना है, यस सर समझ गए सर। अब आ जाओ अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट। कैश पेमेंट का फ्रॉड कैसे हो सकता है। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। देखो बड़ा सिंपल है, जो भी कैश पेमेंट्स करते हो जनरली आप अपने खर्चों के लिए करोगे, अपनी एक्सपेंसेस के लिए करोगे। मान लो परचेजेस है, तो परचेजेस के केस में या एक्सपेंसेस के केस में क्या हो सकता है, जो कंपनी के ऑफिशियल एक्सपेंस है, ऐसा हो सकता है कि उसका इनवॉइस तो ठीक है बट आपने सेम इनवॉइस की कर दी डबल पेमेंट, या फिर इनवॉइस में ही गड़बड़ है दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स इनवॉइस, या फिर खर्चा ही पर्सनल है, आप अपने पर्सनल खर्चे कंपनी से पे कर रहे हो, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड। फिर सर एक तरफ हो गए बाकी खर्चे, एक तरफ हो गई वेजेस। जो कंपनी की वेज शीट है आप उसका टोटल ठीक से नहीं कर रहे, टोटल ठीक से नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो आप, एक्सेस टोटल कर रहे हो। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो वेज लेबर को ना देके आप उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, आप उसका फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है सर। फिर आता है कस्टमर वाला पॉइंट। सर कस्टमर में हम खर्चे की बात नहीं करेंगे, हम कस्टमर के अकाउंट में एक फॉल्स क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं। देयर इज अ फॉल्स क्रेडिट टू द कस्टमर अकाउंट, मान लो आप उसको कोई रिफंड वगैरह दे रहे हो। अब वो जो क्रेडिट है, कस्टमर तो वो पैसा मांग ही नहीं रहा,
आपने उस पैसे को विड्रॉ कर लिया, आपने उसका फ्रॉड कर लिया। तो आपको ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कैश पेमेंट्स के। सबसे पहले एक्सपेंसेस वाले पॉइंट, इनवॉइस ठीक है बट आपने डुप्लीकेट इनवॉइस कर दिया, दो बार उसी एक ही इनवॉइस को बुक कर दिया, या फिर इनवॉइस ही फिक्टिशियस है। दूसरा, कंपनी का खर्चा है ही नहीं, आपका पर्सनल खर्चा है। तीसरा, वेजेस का खर्चा, कि आप वेजेस ज्यादा दिखा रहे हो और जो एक्स्ट्रा वेजेस है आप उसका फ्रॉड कर रहे हो। एंड लास्ट में हमने खर्चों की बात नहीं करनी, कस्टमर की बात करनी है। आपने कस्टमर के अकाउंट में एक फॉल्स क्रेडिट क्रिएट किया फॉर द रिफंड। अब कस्टमर को तो वो पैसा चाहिए नहीं था, तो आपने उस पैसे को विड्रॉ करके उसका फ्रॉड कर लिया। तो ये 4 केसेस बन जाते हैं कैश पेमेंट्स के, ठीक है सर। अब सर इनको पकड़ना कैसे है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। अगर आप कंपनी के खर्चों को पकड़ना चाहते हो, कैश पेमेंट्स को पकड़ना चाहते हो, तो दो ही चीजें चेक करो, कैश पेमेंट्स और बियरर चेक की पेमेंट्स। टू फॉर्म ऑफ पेमेंट्स यू नीड टू चेक, कम ऑन। कौन कौन सी फॉर्म ऑफ पेमेंट्स चेक करनी है? दो ही फॉर्म, कैश पेमेंट और बियरर चेक पेमेंट, बिकॉज बियरर चेक इज ऑल्सो लाइक कैश। जिसके हाथ में चेक होता है उसी का पैसा माना जाता है, इट इज लाइक कैश ऑनली। तो कैश पेमेंट जितनी भी हुई है चेक करो विद एविडेंस, क्या वो प्रॉपर पेमेंट्स थी। प्लस जो सामने वाले ने आपको रिसीट इशू करी है, ठीक है, अगर रिसीट में कुछ मिटा हुआ है या ऑल्टर्ड है तो अगेन कंफर्म विद द पार्टी क्या कितने अमाउंट की रिसीट थी, ठीक है। तो कैश पेमेंट्स को डिटेल में चेक किया, साथ ही साथ आप बियरर चेक की जो भी पेमेंट्स है इनको चेक करोगे, ठीक है सर। इसके बाद ऊपर दिए गए पॉइंट्स में जहां भी गड़बड़ थी, जैसे कि वेजेस में गड़बड़ थी, हाँ सर, और फॉल्स इनवॉइस की गड़बड़ थी, दो गड़बड़ पकड़ लेना, फॉल्स इनवॉइस और वेजेस, इनको हम डिटेल में चेक करेंगे। सर डिटेल में मतलब अगर आपको लगता है कि भाई आपने डबल पेमेंट कर रखी है, आपको गुड्स तो मिली नहीं बट आपने पेमेंट कर दी, या फिर आपने फॉल्स पेमेंट कर दी, तो दोनों ही केसेस में आप देखोगे ऑर्डर और रिसीट ऑफ गुड्स, क्या एक्चुअल में गुड्स मिली है या नहीं जिसके लिए पेमेंट हुई है। दूसरी, आप वेजेस के लिए चेकिंग कर लेना कि जो वेज शीट है उसकी टोटलिंग प्रॉपर हुई है। आपको इसके लिए वेजेस के रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, तो सी द रिकॉर्ड्स ऑफ वेजेस कि इनकी टोटलिंग प्रॉपर हुई है या नहीं। तो दोनों फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट देख ली। एंड पर्टिकुलरली जो फॉल्स इनवॉइसिंग का केस था और वेजे का केस था, इसके लिए आप ये दो चीजें देख के चलोगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यही बातें आपकी किताब में लिखी हैं, एक बार आ जाओ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट, पेयरिंग कर करके चलना। सबसे पहले खर्चों की बात करते हैं, डबल पेमेंट ऑफ द इनवॉइस और पेइंग अ फॉल्स इनवॉइस। पेइंग द पर्सनल एक्सपेंसेस आउट ऑफ द बिजनेस, ये दोनों खर्चे हो गए। फिर वेजेस की बात कर लो, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द वेज शीट्स एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग द एक्सेस अमाउंट, विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर वेजेस। फिर कस्टमर वाला पॉइंट डिस्कस कर लो, फॉल्सली एडजस्टिंग अ रिफंड इन द कस्टमर अकाउंट एंड विड्रॉइंग द क्रेडिट बैलेंस। सिमिलर पॉइंट इसके ऊपर दे रखा है, विड्रॉइंग द अनक्लेम्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कस्टमर एंड फॉल्सली क्रेडिटिंग द पार्टीज इन द अमाउंट फॉल्सली क्रेडिटेड इन द पार्टीज अकाउंट। तो ये आपके सारे पॉइंट्स अगर आप ऐसे तोड़ तोड़ के करोगे तो इजीली दिमाग में बैठ जाएंगे। अब आ जाओ सर इसके ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्म ऑफ पेमेंट, कैश पेमेंट्स को चेक करो। जहां भी लगता है कैश पेमेंट्स के नीचे जो रिसीट्स दे रखी है, उन रिसीट्स में कोई भी फिगर इरेज्ड है या ऑल्टर्ड है तो आप एक्चुअल पेमेंट कंफर्म कर सकते हो। कैश पेमेंट जैसा एक और पेमेंट होती है बियरर चेक, उसको भी साथ साथ देख लेना। अब सर जो फिक्टिशियस पेमेंट थी उसके लिए देखो गुड्स रिसीव हुई है या नहीं, और जो वेजेस है उसके लिए भी आप रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करके चल सकते हो। क्लियर है बॉस? अरे यस और नो? यस सर। अगर इन पॉइंट्स का रट्टा लगाने जाएंगे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिस तरह से शुभम सर ने एकदम स्ट्रक्चरली डिवाइड एंड रूल करके सिखाया है, इसी तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर बना के इन पॉइंट्स को कवर करना है। ठीक है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ थर्ड केस पे चलते हैं। कैश पेमेंट के बाद हमारे पास आता है फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर। एवरीवन गेट फोकस्ड। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, सप्लायर लेजर की। मेरा फेवरेट केस है। अगर कोई सप्लायर है, अगर कोई क्रेडिटर है, जब आप उससे परचेज करते हो तो आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एक इनवॉइस मिलता है और एक जनरली क्रेडिट नोट्स मिलते हैं, ठीक है। अब जो इनवॉइस है उसमें मैं किस किस तरह के फ्रॉड कर सकता हूं, या तो मैं फिक्टिशियस इनवॉइस दिखा सकता हूं, या फिर मैं इनवॉइस में एक्स्ट्रा बिलिंग कर सकता हूं कि भाई 100 रुपए की गुड्स थी, मैंने 150 रुपए दिए, तो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए वो मैं उससे वापस ले लूंगा कैश में और वो फ्रॉड हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है, या तो फिक्टिशियस इनवॉइस या इनवॉइसिंग एट अ हायर प्राइस, और जितना प्राइस हायर है वो आप उससे कैश में रिकवर कर सकते हो और फ्रॉड कर सकते हो, कलेक्टिंग द एक्सेस अमाउंट इन कैश। ठीक है सर। सो फिक्टिशियस, हायर इनवॉइसिंग प्लस कलेक्टिंग द एक्सेस अमाउंट। क्रेडिट नोट में आप क्या कर सकते हो, मान लो सामने वाले ने आपको क्रेडिट नोट इशू किया 20 रुपए का। अगर मुझे सप्लायर क्रेडिट नोट दे रहा है 20 रुपए का, इसका यह मतलब है कि मुझे अब उसको वो 20 रुपए पे नहीं करने। आई डोंट नीड टू पे द 20 रुपीज बैक टू हिम। ठीक है सर।
अब एज अ कंपनी का बंदा मैं ये क्रेडिट नोट छुपा लेता हूं, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको 20 रुपए पे करेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी से 20 रुपए विड्रॉ करूंगा। अब सप्लायर को तो पेमेंट देनी नहीं है, मैं अपनी जेब में डाल लूंगा, मैं इसको अपनी जेब में डाल लूंगा। तो सिंपल सी बात है, सप्लायर ने कहा कि क्रेडिट नोट दे रहा हूं 20 रुपए का, मुझे 20 रुपए नहीं चाहिए। मैंने कंपनी को उस क्रेडिट नोट के बारे में नहीं बताया, और कंपनी से वो 20 रुपए निकाले कि मैं सप्लायर को दूंगा, बट एक्चुअल में मैंने सप्लायर को नहीं दिया, उसको अपनी जेब में डाला। तो सप्रेसिंग द क्रेडिट नोट एंड विड्रॉइंग द अनक्लेम्ड अमाउंट, जो अमाउंट सप्लायर को नहीं चाहिए वो विड्रॉ करके मैं उसका फ्रॉड कर लूंगा। तो यही 4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि सप्लायर लेजर में फ्रॉड करना है तो उसके डॉक्यूमेंट से खेलो, इनवॉइस और क्रेडिट नोट। इनवॉइस के साथ क्या किया, फिक्टिशियस इनवॉइस बनाया, या फिर मैंने इनवॉइस में ओवर बिलिंग करी, हायर प्राइस पे बिलिंग करी, और जो भी एक्सेस अमाउंट था उसको कलेक्ट किया इन कैश। क्रेडिट नोट को सप्रेस किया, और जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट थी उसको विड्रॉ करके उसका फ्रॉड कर लिया। क्या ये मीठी मीठी बात समझ में आई? आई सर। इसके बाद सर हम इस तरह के फ्रॉड को पकड़ कैसे सकते हैं? बड़ा सिंपल है। अगर आपको इंश्योर करना है कि सप्लायर को कोई भी फिक्टिशियस पेमेंट्स नहीं हो रही, मतलब एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो रही है तभी आप पेमेंट कर रहे हो इनवॉइस की, तो आपके पास प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए जहां आप चेक करो कितनी गुड्स रिसीव हुई और कितनी इनवॉइस की आप पेमेंट कर रहे हो। तो चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जहां पे आप परचेज जर्नल की जो भी परचेज वाली एंट्रीज है उनको वाउच करो विद रेफरेंस टू गुड्स इनवर्ड एंड द इनवॉइसेस, कि जितनी इनवॉइस में क्वांटिटी लिखी है उतना माल रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ। प्लस अगर आपको पकड़ना है कि सप्लायर ने जो जो क्रेडिट नोट्स दिए कंपनी ने उसको अकाउंट फॉर किया या नहीं, आप इसके लिए सप्लायर के अकाउंट स्टेटमेंट मंगा लो। तो जो सप्लायर की अकाउंट स्टेटमेंट आएंगे उससे पता चल जाएगा उसने क्या क्या क्रेडिट नोट्स इशू करे हैं। फिर आप उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर सकते हो और पता चल जाएगा सारी चीजें ठीक से अकाउंटेड है या नहीं। तो सप्लायर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ले लो, ताकि उसने जो भी आपको अलाउंसेस दिए, रिबेट्स दिए हैं, ये करेक्टली एडजस्टेड है या नहीं। दिस यू विल गेट टू नो थ्रू दैट, इससे आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो ये 3 बातें आपको समझ के चलनी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, परचेजेस की जो भी एंट्रीज हैं उनको चेक कर लो विद गुड्स इनवर्ड बुक, एंड साथ ही साथ इनवॉइसेस। क्रेडिट नोट्स को पकड़ने के लिए सप्लायर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले लो, ताकि जो भी उसने आपको रिबेट्स दिए हैं, डिस्काउंट्स दिए हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्ली एडजस्टेड है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही बातें आपकी किताब में लिख रखी हैं। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बुक। सबसे पहले फ्रॉड थ्रू सप्लायर लेजर, इसके लिए आपने फोकस करना है 2 डॉक्यूमेंट्स में, इनवॉइसेस में, और जागते रहें, इनवॉइसेस के साथ साथ किस पे फोकस करना है? क्रेडिट नोट्स पे। इनवॉइसेस वाले 2 पॉइंट हैं, फिक्टिशियस इनवॉइसेस, और दूसरा पॉइंट क्या था? इनवॉइसिंग एट अ हायर प्राइस, और जो एक्सेस अमाउंट है उसको कैश में कलेक्ट कर लिया फ्रॉम द सप्लायर। क्रेडिट नोट को सप्रेस किया, और जो भी अमाउंट अनक्लेम्ड है बाय द सप्लायर फॉर वन रीजन और अनदर उसको आपने विड्रॉ कर लिया। क्या चारों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। ये जो जगह मैंने यहाँ पे दे रखी है, यहीं पे अगर आप चाहो तो इस डायग्राम को ड्रॉ करके चल सकते हो। फिर इसके बाद ऑडिट प्रोसीजर की बात करूं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखो, क्या ये प्रॉपर परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, सप्लायर के साथ कॉल्यूट तो नहीं कर रहे, मिले हुए तो नहीं है, ठीक है सर। फिर परचेज जर्नल को वाउच कर लो विद द गुड इनवर्ड बुक और सप्लायर इनवॉइसेस, ठीक है सर। फिर आपको अगर क्रेडिट नोट्स चेक करने तो सप्लायर से बोलो अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे, ताकि जो भी अलाउंसेस और रिबेट्स हैं दे आर करेक्टली एडजस्टेड एंड ऑथोराइज्ड। क्लियर है बॉस? यस सर। अब सर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कस्टमर लेजर। कस्टमर लेजर इज द इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं सप्लायर लेजर इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत बार आईसीएआई ने इसके बारे में पूछ रखा है, नवंबर 24 में हाल ही में पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है सर। अब आ जाओ कस्टमर लेजर की ओर चलते हैं। अगर मुझे पकड़ना है कि कस्टमर से जो भी रिसीट्स हैं वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट वगैरह करना पड़ेगा कि कस्टमर लेजर में क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं। तो पहला फ्रॉड कस्टमर वाला आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेशन के, टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग से क्या होता है? ए से जो पैसा आया उसको जेब में डाला, बी से जो पैसा आया उससे ए का अकाउंट एडजस्ट किया, ठीक है सर। सी से जो पैसा आया उससे बी का अकाउंट एडजस्ट किया, फिर उससे ए से जो वापस पैसा आया उससे सी का अकाउंट एडजस्ट किया। बेसिकली पहले वाले अमाउंट का फ्रॉड किया, उसके बाद हर सब्सिक्वेंट रिकवरी से पहले वाले कस्टमर का अकाउंट आप एडजस्ट करके चलते हो, दैट इज टीमिंग एंड लीडिंग। सो पहले टीमिंग एंड लीडिंग लिखना, फिर उसी से मिलता जुलता एक पॉइंट लिखना, क्रेडिटिंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम वन कस्टमर टू द अनदर कस्टमर अकाउंट। अब जब आप रॉन्गली क्रेडिट करते हो किसी भी कस्टमर के अकाउंट को, तो उस पैसे को आप विड्रॉ कर रहे हो। सर ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं भाई? जो कर रहे हैं ठीक है, लिखा है तो अपने को इसी तरह से चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है आपने किसी कस्टमर में एक फॉल्स क्रेडिट कर दिया, आपने किसी कस्टमर के अकाउंट में कोई फॉल्स क्रेडिट कर दिया, नहीं फॉल्स क्रेडिट नहीं, क्या सॉरी, मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड देन एडजस्टिंग हिज अकाउंट बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट फॉर अलाउंस और रीबेट फॉर एक्सेस प्राइस चार्ज। ध्यान से समझना,
एक कस्टमर था, उसने मुझे 100 रुपये दिए, ठीक है सर। मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया कि मुझे सिर्फ 80 रुपये मिले और 20 रुपये की मैंने करी चोरी। अब इस 20 रुपये की चोरी को मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाऊंगा? एज अ डिस्काउंट और रीबेट। क्या बढ़िया काम किया सर। मुझे कस्टमर से कितने मिले? 100 रुपये। मैंने कितने दिखाए? 80 रुपये। तो 20 रुपये जो मैंने नहीं दिखाए, जिसकी मैंने चोरी करी, उसको मैंने दिखा दिया एज अ डिस्काउंट और रीबेट। तो यही बात लिखी है, मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। आपने 20 रुपये की चोरी करी, 20 रुपये मिस अप्रोप्रिएट किए। अब सब्सिक्वेंटली उस 20 रुपये को क्या दिखाया? एज अ अलाउंस और रीबेट इन द कस्टमर अकाउंट। मैंने उसको एज अ अलाउंस और रीबेट दिखा दिया। बस इतनी सी बात आप समझ के चलना, ठीक है। तो पहले टीमिंग एंड लीडिंग, फिर उसकी डेफिनेशन जैसा कुछ कि क्रेडिटिंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू अनदर कस्टमर अकाउंट। एंड सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा मिस अप्रोप्रिएटिंग द कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर, एंड उस अमाउंट को आप दिखा दो एज अ रीबेट और अलाउंस इन द कस्टमर अकाउंट। अब सर इसके ऑडिट प्रोसीजर कैसे हैं? मैंने कहा सेम टू सेम जैसे सप्लायर लेजर के थे वैसे ही इसके कस्टमर लेजर के हैं। सप्लायर लेजर में आप इंटरनल कंट्रोल देखते थे, जिसमें आप गुड्स इनवर्ड बुक देखते थे, यहां आप गुड्स आउटवर्ड बुक देखो। वहां आप सप्लायर का स्टेटमेंट लेते थे, यहां पे आप कस्टमर का स्टेटमेंट लो। तो जो सप्लायर का केस था उसी का ऑपोजिट है, यहां पे आप गुड्स सप्लाइड देखोगे और ऑर्डर बुक देखोगे, ठीक है सर, इंटरनल कंट्रोल में। फिर देखना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है या नहीं है। अगर कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो कंफर्मेशन ले लो, और अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है तो आप उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले सकते हो। एंड लास्ट में ये जो 20 रुपए की चोरी की थी आपने बाय शोइंग द डिस्काउंट और रीबेट, ये चीज भी आप चेक कर सकते हो। सो जो भी अलाउंसेस आपने दिए फॉर द गुड्स रिटर्न और प्राइस डिफरेंसेस, उन अलाउंसेस को डिटेल में चेक करके चलना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट देखना, गुड सप्लाइड और ऑर्डर बुक इंटरनल कंट्रोल वाले। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो कंफर्मेशन ले लेना, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख लेना। प्लस मेजर फोकस जो नया पॉइंट है यहाँ पे, अलाउंसेस गिवन टू द कस्टमर फॉर गुड्स रिटर्न और प्राइस डिफरेंसेस, ये आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करके चलना, ठीक है। ठीक है सर। अब सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान, मैंने कहा क्यों? लास्ट फ्रॉड। लास्ट फ्रॉड आ जाता है इन्वेंट्री फ्रॉड, और इन्वेंट्री फ्रॉड से आसान कुछ भी नहीं है। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। रेडी सर। इन्वेंट्री फ्रॉड अभी मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इसका पूरा फ्लो समझाता हूं पहले कैसे खेलना है, ठीक है सर। सबसे पहले इन्वेंट्री फ्रॉड होते हैं 3 तरीके के। सर क्या? आपने प्रीमाइसेस से गुड्स रिमूव कर दी, आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया, या फिर आपने इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर दिया एज अ डैमेज्ड गुड। तो मैंने कहा इनको 3 टाइप्स मत समझो, इनको फ्लो समझो। पहले मैंने प्रीमाइसेस से गुड्स चुराई, अब जैसे ही मैं गुड्स चुराऊंगा तो मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करूंगा। सर क्यों? क्योंकि फिजिकली गुड्स कम अवेलेबल है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में गुड्स ज्यादा अवेलेबल है। हाँ सर। तो फिजिकली तो कम है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में ज्यादा है, तो मैनिपुलेट कैसे करूंगा कि मैं जो भी गुड्स चुराई हैं उनको राइट ऑफ कर दूंगा एज डैमेज्ड गुड्स, मैं उनको राइट ऑफ कर दूंगा एज डैमेज्ड गुड्स। तो 3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले क्या किया? रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम प्रीमाइसेस, देन मैनिपुलेटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट कैसे किया? राइट ऑफ करके एज अ डैमेज्ड गुड। वेरी गुड। अब सर वेरिफिकेशन प्रोसीजर, जो फिनिश गुड्स हैं उनको ये लोग कैसे चुराते होंगे? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, एक आदमी का तो काम नहीं है चोरी करना, कहीं ना कहीं ये सब लोग मिले हुए हैं। जो बंदा माल रिसीव कर रहा है, जो बंदा माल को स्टोर कर रहा है, और जो बंदा माल की डिस्पैचिंग कर रहा है, ये सब मिले हुए हैं। तो ये तरह का फ्रॉड तभी हो सकता है व्हेन देयर इज अ कोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, देयरफॉर द एंटायर सिस्टम ऑफ रिसीट, स्टोरेज एंड डिस्पैच, डू विद मी, रिसीट, स्टोरेज एंड डिस्पैच, इसको आपको रिव्यू करके चलना पड़ेगा, ठीक है सर। मैं क्या करूं, आप बता लगाओ कौन कौन से इन्वेंट्री आइटम चोरी हुए। आइडेंटिफाई द आइटम्स एंड देयर क्वांटिटी दैट हैज बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। बताओ क्या क्या चोरी हुआ और कितनी कितनी क्वांटिटी में चोरी हुआ। ये कैसे पता चलेगा? जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है और जो फिजिकल वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स है, इनको कंपेयर करो तो पता चल जाएगा कितना आइटम कौन सा चोरी हुआ, ठीक है सर। तो ये तो फिनिश गुड्स के लिए हो गया कि कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉय से चोरी होती है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है? पता लगाना है कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में चोरी हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फिजिकल वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करके। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, ये लोग रॉ मटेरियल की चोरी को कैसे छुपाते हैं? बाय इन्फ्लेटिंग द वेजेस, बाय इन्फ्लेटिंग द वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन। ये कहते हैं रॉ मटेरियल ज्यादा यूज हो गया, ज्यादा वेस्टेज हो गया इन द प्रोडक्शन। अब मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा जनरली वेस्टेज कितनी होती है? सर इसके लिए आप मदद ले सकते हो किसी इंजीनियर की। इंजीनियर को आइडिया रहेगा कि जब रॉ मटेरियल डाला जाता है तो कितना प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनता है और कितना वेस्ट हो जाता है। आप इंजीनियर की मदद ले लो। मैंने कहा ठीक है।
इसी तरह आप गाइडेंस ले सकते हो पास्ट रिकॉर्ड की कि पास्ट में कितनी वेस्टेज होती थी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, आप पास्ट रिकॉर्ड्स की मदद ले सकते हो। एंड तीसरा आप मदद ले सकते हो पर आवर कैपेसिटी एंड द टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन, यानी एक घंटे में जनरली कितनी यूनिट्स बन जाती है और इन लोगों ने कितनी यूनिट्स बनाई हैं। तो मान लो एक घंटे में 1000 यूनिट बन जाती हैं, बट इन नलायकों ने एक घंटे में सिर्फ 700 यूनिट बनाई है, मतलब इन्होंने 300 यूनिट की क्या कर दी, 300 यूनिट की वेस्टेज कर दी, 300 यूनिट का फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने कहा जब आप पर आवर कैपेसिटी और टाइम फॉर प्रोडक्शन को कंपेयर करते हो, इट विल शो यू इफ लार्जर इश्यूज एग्जिस्ट, कहीं कोई लार्जर इशू तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको पता चल जाएगा। क्या गेम समझ में आई? अरे यस और नो? यस सर। तो इसी तरह लॉजिकली आपने इस पूरे टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले टाइप ऑफ फ्रॉड वापस रिवाइज कराओ, रिवीजन के अंदर रिवीजन। सर वी आर रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम द प्रेमाइसिस। जैसी गुड्स रिमूव करी, रिकॉर्ड्स में तो दिख रही है, रिकॉर्ड्स को भी एडजस्ट करो। अब रिकॉर्ड्स को एडजस्ट कैसे किया? राइट ऑफ करके। फिनिश गुड्स कैसे चोरी होती है? कॉल्यूजन होता है रिसीट, स्टोरेज और डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट का। हमको पकड़ना है सर कौन सी गुड्स चोरी हुई, कितनी क्वांटिटी में चोरी हुई। इन्वेंट्री आइटम्स एंड द क्वांटिटी बाय चेकिंग फिजिकली विद द इन्वेंट्री बुक। उसके बाद रॉ मटेरियल की वेस्टेज जनरली ये लोग कैसे पकड़ते हैं? रॉ मटेरियल की चोरी कैसे करते हैं? बाय इन्फ्लेटिंग द वेस्टेज। यहां आप टेक असिस्टेंस ऑफ द इंजीनियर, पास्ट रिकॉर्ड्स और पर आवर कैपेसिटी एंड द टाइम फॉर प्रोडक्शन। इससे आपको लार्जर इश्यूज के बारे में पता चल जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 19, एमटीपी May 24 एंड साथ ही साथ आरटीपी May 25। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एज अ इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटिंग व्हाट आर द एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन एंड द प्रोसीजर्स टू वेरीफाई डेफल्केशन ऑफ इन्वेंट्री। तो जो टॉपिक मैंने आपको समझाया वही आपने इस तरह से कवर करके चलना है, ठीक है? एक बार इस टॉपिक को बुक से रीड कर लेना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। अब सर अगले टॉपिक आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, बॉटल नंबर 2। आगे सर। सर मुझे बताओ इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड का मतलब है अगर ये सब कंडीशंस प्रेजेंट होंगी तो आप कह सकते हो कि एंटिटी में कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस है। सबसे पहले डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो बातें इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ रही हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इनके पास एविडेंस ही नहीं है, ठीक है? या फिर इन्होंने अकाउंटिंग गलत कर रखी है, गलत अमाउंट्स रिकॉर्ड कर रखी है। सो डिस्क्रिपेंसीज कब होते हैं? या तो इन्होंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, या पार्शियल रिकॉर्डिंग करी है, या फिर इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग करी है ऑफ द अमाउंट्स, दैट मींस अकाउंटिंग इज नॉट डन प्रॉपर्ली। अब सर डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे पता चलती है? अगले पॉइंट से कनेक्ट कर लो, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। मतलब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक बैलेंस आ रहा है, उस बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए मैंने इनसे पूछा क्या इनके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो कहते बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं, मिसिंग एविडेंस। तो मैंने बैंक से कंफर्मेशन ली, जब मैंने बैंक बैलेंस को बैंक कंफर्मेशन से चेक किया, दोनों मैच ही नहीं हुए, दोनों के दोनों मैच ही नहीं हुए, कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। अब जब कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस पे मैंने इनसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगी तो उसमें कई सारे रिकंसाइलिंग आइटम्स आ रहे थे जो मैनेजमेंट एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी, जो मुझे मैनेजमेंट समझा ही नहीं पा रही थी। तो क्या मैं बोल दूं, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। यस सर। तो पहले कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस पढ़ते हैं, यानी एविडेंस इज मिसिंग या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑल्टर्ड है, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड कंफर्मेशन, और जब रिकॉर्ड्स और कंफर्मेशन में डिफरेंस मिला तो आपने इनसे रिकंसिलिएशन मांगी, और रिकंसिलिएशन के अंदर भी कई सारे आइटम्स एक्सप्लेन्ड नहीं थे, देयर वर अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स, ठीक है सर? अब जब मिसिंग एविडेंस मिलेगा, मतलब रिकंसिलिएशन वाले आइटम्स के लिए मैं मैनेजमेंट के पास गया और मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो थर्ड पॉइंट कहता है अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। ये पॉइंट क्या कहता है? मैनेजमेंट ने मेरे से वादा किया था कि सर ऐसे 210 में दे विल फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, additional information, unrestricted access to the information to the people within the entity to get evidence। अब ये लोग मुझे एक्सेस नहीं दे रहे टू द रिकॉर्ड्स, टू द एम्प्लॉइज, एंड कहीं ना कहीं मेरे पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जल्दी जल्दी ऑडिट कंप्लीट करो। तो अगर मैनेजमेंट इस तरह से बदमाशी कर रही है, इट इज अनएक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स। एंड लास्ट में आ जाता है आपका फेवरेट पॉइंट, अदर इंडिकेटर्स। अदर इंडिकेटर्स जहां पे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है। इंडस्ट्री में बाकी लोग रेवेन्यू के लिए वारंटी का प्रोविजन बना रहे हैं, बट ये वारंटी का प्रोविजन बना ही नहीं रहे, या फिर ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बार बार चेंजेस कर रहे हैं, अगेन सर इट इज अ अदर इंडिकेटर। तो चारों पॉइंट्स का एक बार मैं फ्लो आपको रिवाइज करा देता हूं, एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड।
इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, ये सब चीजें होंगी तो आपको फ्रॉड की खुशबू आ सकती है। सबसे पहले कहता है डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये कैसे पता चली? जब इसका एविडेंस ही नहीं था। कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। एग्जाम्पल, जब मेरे बैंक अकाउंट्स थे उनका बैलेंस कंफर्मेशन से मैच नहीं हो रहा था। क्या मैं बोल दूं कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है? यस सर। इसके लिए मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगा, उसके आइटम्स में मैनेजमेंट रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाई। तो थर्ड पॉइंट इज अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। और आखिरी में आपका फेवरेट पॉइंट अदर इंडिकेटर। इस पे शायद आईसीआई 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, प्लीज इस पॉइंट को ढंग से कवर करके चलना। ठीक है दोस्तों? ठीक है सर। फिर आता है फ्रॉड डायमंड, 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। हमारी बॉडी भी जैसे 5 तत्वों से बनी है, फ्रॉड भी 4 तत्वों से बना है। सर ये 4 तत्व क्या है? चोरी। चोरी का क्या मतलब है? मैंने कहा सी फॉर कैपेबिलिटी, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द ट्रेड्स टू डू अ फ्रॉड, आई कैन पुल इट ऑफ। तो जब आदमी के अंदर से आवाज आती है कि भाई तेरा भाई फ्रॉड कर लेगा, तो फिर वो फ्रॉड कर लेता है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, मौका भी है, दस्तूर भी क्या है मौका, मार दे चौका। यानी देयर इज अ वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आई कैन डू अ फ्रॉड। आर फॉर रैशनलाइजेशन, मैंने अपने मन को मना लिया है, मैंने अपने मन को समझा दिया है कि भाई फ्रॉड करने में कोई दिक्कत नहीं है, तेरा भाई रिस्क लेगा तभी उसको रिटर्न मिलेंगे, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेट्स डू द फ्रॉड। सो रैशनलाइज मींस मैंने अपने आप को मना लिया है, आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ कि फ्रॉडलेंट बिहेवियर इज वर्थ द रिस्क, फ्रॉड ही मेरा कर्म है। ठीक है सर। एंड इन आई फॉर इंसेंटिव, आई वॉन्ट टू, आई नीड टू कमिट द फ्रॉड। बंदा मोटिवेटेड है, इंसेंटिवाइज्ड है एकदम कि भाई मेरे को फ्रॉड करना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो हमेशा ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई मत करना, गलत चीजें होती है। बट यहां पे इन्होंने दे रखा है 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, क्या पता 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लें। तो चोरी वाले 4 पॉइंट्स याद रखना। वैसे ये चीजें हमने ना डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है, डिटेल में कवर किए हैं ऐसे 240, बट स्टिल 4 पॉइंट्स यू हैव टू कवर। कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन एंड इंसेंटिव टू डू अ फ्रॉड। अब सवाल आता है, सर क्या ऑडिटर फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएगा? सर ये इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में ऑडिटर कहां से आया? है ये थोड़े थोड़े, ठीक है, जो भी ये मटेरियल वटीरियल बनाते हैं ना, ये है थोड़े थोड़े तो है, तुम मानो या ना मानो, ठीक है, माफ कर दो, चलो कोई बात नहीं। कह रहे ऑडिटर विल बी एबल टू डिटेक्ट अ फ्रॉड और नॉट। मैंने कहा भैया सिंपल सी बात है, ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। सर ये क्या क्या फैक्टर्स हैं एक बार समझते चलना। सामने वाला बंदा कितना चतुर है, कितना चालाक है। अगर सामने वाला बंदा एकदम शातिर चालाक आदमी है तो उसके फ्रॉड को पकड़ना टफ है, स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर। दूसरा पॉइंट सीनियरिटी, अगर सामने वाला बंदा बहुत ही सीनियर लेवल पे बैठा है, ठीक है, तो भैया अगेन उसके फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल होगा। उसके बाद कहता है डिग्री ऑफ कॉल्यूजन, अगर एक बंदा फ्रॉड करता है पकड़ में आ सकता है, बट अगर 2 3 4 लोग मिले हुए होंगे फ्रॉड में, पकड़ना टफ हो जाएगा। फिर बोलता है रिलेटिव साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रॉड, अगर इन्होंने एक बड़ा फ्रॉड कर रखा होगा इजी होगा पकड़ना, बट अगर छोटी छोटी ढेर सारी ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड कर रखा होगा इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो साइज और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगेन 4 to 5 मार्कर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। बस आप ये याद रखना, ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड इस पे डिपेंड करेगा चोरी किसने की। से विद मी, चोरी किसने की? तो आप बोलोगे स्किलफुल सीनियर ने मिलके, स्किलफुल सीनियर ने मिलके छोटी छोटी बार बार चोरी की, स्किलफुल सीनियर ने मिलके छोटी छोटी बार बार चोरी की। सर इसका क्या मतलब है? स्किलफुल का मतलब है स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर, सीनियर मींस सीनियरिटी ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। उसके बाद स्किलफुल सीनियर ने मिलके, मिलके यानी कॉल्यूजन, छोटी छोटी बार बार, छोटी छोटी मतलब रिलेटिव साइज ऑफ द फ्रॉड, बार बार का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रॉड। ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स डन 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 डन। इसके बाद सर अगला टॉपिक आता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और द फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस। अगर आप एक धंधा खरीदने जा रहे हो तो आप क्या क्या चीजें चेक करोगे? सबसे पहला पॉइंट कहता है अगर हम प्रोप्राइटी बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है, या कोई पार्टनरशिप खरीद रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आएगा? अगेन इस पे क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल पे ध्यान से समझना। मान लो मैं खरीदने जा रहा हूं एक अग्रवाल स्वीट्स, ठीक है, हम सबके घर के पास होती है अग्रवाल स्वीट्स, यस सर, बढ़िया, उस पर छोले भटूरे, कुलचे छोले, टिक्की, मजेदार चीजें मिलती है, गोलगप्पे मिलते हैं। तो मान लो एक अग्रवाल स्वीट्स वाला अपने दुकान बेच रहा है, प्रोप्राइटर है। अब मैं वो दुकान खरीदने जा रहा हूं तो सबसे पहली चीज मैं उससे पूछूंगा भाई बेच क्यों रहा है? Why are you selling your business? So the reasons for the sale of business and इसका क्या इफेक्ट आएगा उसके टर्नओवर और प्रॉफिट्स पे, ठीक है सर। दूसरी चीज मैं उससे पूछूंगा
जो जगह उसने अग्रवाल स्वीट्स के लिए लीज पे ले रखी है उसका लीज टाइम पीरियड अभी कितना बचा है और क्या वो रिन्यू करा पाएंगे, लेंथ ऑफ लीज एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिन्यूअल और एक्सटेंशन, क्या मैं इसको रिन्यू और एक्सटेंड करा पाऊंगा। फिर सर मैं उससे पूछूंगा कहीं इसके पास कोई पेटेंट तो नहीं है, मान लो गुलाब जामुन बनाने का कोई पेटेंट है, तो वो पेटेंट का कितना टाइम पीरियड पेंडिंग है वो बता दे। पेटेंट के साथ एक और इंटेंजिबल एसेट देखना, गुडविल, कि इसने जो गुडविल की वैल्यूएशन निकाली है क्या वो गुडविल प्रॉपर्ली वैल्यूड है या नहीं। फिर उसके बाद सर खाने बनाने की दुकान में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके एम्प्लॉइज, दैट इज द हलवाई। तो जो उनके हलवाई हैं, जो उनके महाराज हैं, क्या वो आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। सो एज एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज कंटिन्यूइंग, क्या वो भी बिजनेस के साथ साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं, ये आपने बेसिक बात देखनी है। तो मैं बताऊँ ना 100 बात की एक बात, सबसे पहले देखना रीजन फॉर सेल ऑफ बिजनेस, फिर इनके दो इंटेंजिबल एसेट्स देख लेना, पेटेंट और गुडविल। फिर सबसे बड़ा एसेट होता है हलवाई, इनके एम्प्लॉइज वाला पॉइंट देख लेना, और इसके साथ साथ आप लास्ट पॉइंट देख लेना लीज एसेट। लीज एसेट का मतलब है लीज कंटिन्यू होगी या नहीं। अगर सर सामने वाली कंपनी है, इट इज अ लिमिटेड कंपनी, तो पहले आपने शेयर वाले 3 पॉइंट देखने हैं, ऑथोराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल पे कितनी अनकॉल्ड लायबिलिटी है वो देख लेना, और अगर इनकी कैपिटल इज डिवाइडेड इन वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर, हर क्लास के साथ क्या क्या राइट्स एसोसिएटेड है वो भी आपने देखना है। फिर इन्होंने एक पॉइंट कवर कर रखा है रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस वाला, अगर इनके एसेट पे कोई भी चार्ज है तो वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस से चेक करना पड़ेगा। फिर इनकी वैल्यूएशन देखना, पब्लिक कंपनी के केस में जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू होती है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में वो आप देख सकते हो, प्राइवेट कंपनी के केस में आपको वैल्यूएशन वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने इस तरह से कवर करके चलने हैं। आखिरी में आ जाता है सर इन्वेस्टिगेशन फॉर द रिव्यू ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट। हम प्रॉफिट फोरकास्ट को कब चेक करेंगे, व्हेन विल वी इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिट फोरकास्ट। तो बड़ा सिंपल है, या तो मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, या फिर मैं एज अ बैंक किसी को लोन दे रहा हूं तो मैं उसका प्रॉफिट फोरकास्ट चेक करूंगा। तो इसमें आपने एग्जामिन करने फ्यूचर प्रॉफिट्स। इट कैन बी अ जनरल इन्वेस्टिगेशन व्हेन यू आर परचेजिंग अ बिजनेस, और यू आर अ बैंक हु इज गोइंग टू गिव सम लोन, एंड दिस इज जनरली गिवन बाय द बोरोवर। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस पे, और आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, आप ज्योतिषी तो हो नहीं, हम ज्योतिषी तो है नहीं जो हमको पता चल सके कि फ्यूचर में क्या क्या प्रॉफिट्स होंगे। तो सर हम क्या कर सकते हैं, पता है इनके पास भी कोई ढंग का पॉइंट नहीं था, कहते हैं स्पेशल रिव्यू। आप इसका बस स्पेशल रिव्यू कर सकते हो, और उस रिव्यू में आपका मेन फोकस रहेगा अजम्पशंस पे, कि आप अजम्पशंस वगैरह चेक करो। बिकॉज वी स्टडीड इन डिटेल इन 3400, तो मुझे लगता है यहाँ पे इतनी तरह आप बस रीड भी करके चलो, काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ हमारा फ्रॉड वाला इन्वेस्टिगेशन गेट्स डन डन डन। जैसे जैसे फ्लो में मैंने चीजें रिवाइज कराई इसी तरह से आपने इसको करना है। और मैं बताऊं ना, सबसे ज्यादा प्यारी चीज है ये बोर्ड नोट्स। अगर आप इन बोर्ड नोट्स को प्यारे तरीके से अपने बढ़िया लिख के दिमाग में बिठा लेते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इधर उधर का सोचने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ठीक है सर। सो विद दिस वी रैप अप दिस रिवीजन। वीडियो में मजा आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, और आखिरी में हमेशा बस एक बात ध्यान रखना, एक ही चीज है आपके और सक्सेस के बीच में, दैट इज द डिसिप्लिन। सिंपल है सर। इसका क्या मतलब है भैया, एक बात समझ लो, जब आप अपने घर से गाड़ी लेके निकलते हो तो आप गूगल मैप्स लगाते हो। अब गूगल मैप्स जो है ना, वो आपको सही दिशा दिखा सकता है, वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा सकता है अपनी मंजिल से, अपने घर से अपनी मंजिल तक पहुंचना। अपनी मंजिल से क्या, अपने घर से अपनी मंजिल तक पहुंचने का। बट दोस्त, गाड़ी तो आप ही को चलानी पड़ेगी। अल्टीमेटली गाड़ी तो आप ही को चलानी पड़ेगी, और कंसिस्टेंटली चलानी पड़ेगी, तभी आप टाइम से अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। तो जो आपके पास बुक्स हैं, जो आपके फैकल्टीज हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो भी आपको एक सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, हम सब आपके लिए गूगल मैप्स हैं। बट अल्टीमेटली जो गाड़ी चलाएगा डिसिप्लिन के साथ, वही मंजिल पे पहुंच पाएगा, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएगा। ये आपने बात ध्यान रखनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, एंड यस कमेंट करके जरूर बताना हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन। इसी तरह खुशी खुशी मन लाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते कीप गोइंग ऑल ऑफ यू।